Hello everyone, welcome to my channel. So today I am having Mukul with us, and in this video we will talk everything about GSOC and how you can do open source contribution. So hello Mukul, thank you for accepting my invitation. And could you please give me your quick introduction so that our viewer will get to know about you? Okay, so hello everyone. I am Mukul Kumar. I am working as a software engineer at Amazon. Previously, I have completed a couple of open source program और उसमें से सबसे मेन था गूगल समर ऑफ कोड और मैं टीयर 3 कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। उसके बावजूद मैंने काफ़ी सारा टेक में चीज़ें की हैं, अच्छी इंटर्नशिप्स की हैं, काफ़ी कुछ मैंने टेक में किया हुआ है। इसीलिए मैंने रिसेंटली अभी एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसमें मैं अभी जीसॉक के बारे में धीरे-धीरे सारी वीडियोस स्टार्ट करने वाला हूँ। Okay, so that's great, Mukul. I have also watched your video. मैं really बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ मुकुल के वर्क को। मैं बहुत पहले से मुकुल को जानती हूँ एंड मैं खुद देखी हूँ कि कितना ज्यादा इसने मेहनत किया है जिस मुकाम पे अभी है उस मुकाम पे पहुंचने के लिए। तो मैं क्या करूंगी ना, मुकुल के YouTube वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वीडियो चेक कर सकते हो। एंड हाँ, मैं मुकुल का लिंक्डइन आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन में विजिट करके मुकुल को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। इन केस अगर आने वाले टाइम में आप अमेजोन में अप्लाई करते हो तो ऑफ कोर्स आपको रेफरल में भी बेनिफिट मिलेगी। सो या, so one बिल्कुल, thing बिल्कुल, I, बिल्कुल। yeah, that's great. So one thing I want to ask that, like, तुमने अमेजोन में अप्लाई करा था, तो जैसे कि जो तुम ओपन सोर्स में ये सब काम कर रहे थे, इससे क्या तुम्हें हेल्प मिली थी अमेजोन में? लाइक अमेजोन में जब तुम सिलेक्ट हुए थे तो क्या तुम्हें लगा कि जो तुमने ओपन सोर्स में काम किया इसकी तुम्हें हेल्प मिली हो? ओके, तो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा ओपन सोर्स स्टार्ट करने का क्या बेसिक रीज़न था, ठीक है? फिर हम इस पर आते हैं। तो यार मैं एक टियर 3 कॉलेज से बिलॉन्ग करता हूँ, हमारे पास ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होती, हमारे पास इंटर्नशिप के नाम पे तो कुछ भी नहीं होता। मतलब 2-3 हज़ार वाली इंटर्नशिप मिल जाए तो बच्चे खुश हो जाते हैं। और मैं ईसीई बैकग्राउंड से और हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सॉफ्टवेयर साइड ज़्यादा था, तो मैं देखता रहता था बाहर की यार क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या-क्या नया है, कहाँ-कहाँ पर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तब मुझे पता चला कि यार गूगल समर ऑफ कोड, ओपन सोर्स ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कॉलेज मैटर नहीं कर रहा आपका। मतलब कोई भी अगर आपके अंदर विल है लर्न करने की, अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं। तो मुझे ये टियर वाली जो बायसिंग थी, जिससे मैं मतलब परेशान रहता था कॉलेज के स्टार्टिंग टाइम में, ये वाली चीज़ मुझे लगा कि यार यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ शुरू करता हूँ। तो मैंने मेरा फर्स्ट ओपन सोर्स प्रोग्राम गूगल समर ऑफ कोड ही था। उससे पहले इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं था ओपन सोर्स वगैरह का कुछ भी, डेवलपमेंट का भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन एक एम था कि भाई ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लग रही है। इतना बढ़िया स्टाइपेंड है, जीसॉक की वैल्यू है, गूगल कनेक्टेड है, मेरे रिज्यूमे को बूस्ट कर सकता है, ऐसा कुछ है। तो ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद मुझे लगा कि यार यहाँ ट्राई करना तो बनता है। तो ऐसे ही मैं उस इस चीज़ को एक एम बना के मैंने शुरू किया कि यार अब ये मेरा एम है, अब मैं इसके लिए क्या-क्या कर सकता हूँ। मैंने देखा कि अच्छा डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ, मैंने वो सीखना शुरू किया, मैंने प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए और मैंने अपना टाइम और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया बहुत सारी चीज़ों में इससे रिलेटेड, ताकि मैं उस मेन एक एम को अचीव कर सकूँ। और फॉर्च्यूनेटली मैं कंप्लीट सक्सेसफुल भी हुआ, गूगल समर ऑफ कोड में गया। जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। मतलब मैं आज अगर मैं अमेज़न में मुझे 1 साल कंप्लीट हो चुका है, कुछ 2-3 दिन पहले ही कंप्लीट हुए हैं और आज भी मैं फ़ील करता हूँ कि यार जो चीज़ मैंने सेकंड ईयर में वहाँ पे सीखी थी ना, वो मेरे आज तक काम आ रही हैं। मतलब बहुत अच्छी तरीके से काम आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो चीज़ें मैं आज सीखने वाला होता हूँ ना, वो मुझे पता होता है कि यार अरे! ये डिज़ाइन पैटर्न तो ऐसे यूज़ हो रहा है। कोड रिव्यूज़ में मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देख लेता हूँ कि ये हम क्यों कर रहे हैं। मेरे मेंटर्स को काफ़ी बार कमेंट भी नहीं करना बताना भी नहीं पड़ता है, एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ता कि वो ये चेंज क्यों चाहते हैं। मैं समझ जाता हूँ कि भाई अच्छा, ये इस प्रिंसिपल को फ़ॉलो कर रहा होगा इसलिए ऐसे। तो ये सारी जो लर्निंग्स थी, ये सारा जो मेन लर्निंग वाला जो पोर्शन था, वो सब मुझे जीसॉक से सीखने को मिला। क्योंकि वहाँ पे मेरे मेंटर्स अच्छे थे, वहाँ से सेकंड ईयर में होते हुए मुझे एक बहुत बढ़िया स्टाइपेंड मिला। मुझे एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिला कि यार इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। मुझे एक रियल प्रोडक्ट के ऊपर काम करने को मिला। मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ काम कर रहा था जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड थी और बहुत बढ़िया-बढ़िया लोग वहाँ पे काम कर रहे थे और एक जेन्युइन प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा था जो कि अभी लॉन्च्ड है। तो यार जब आप एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हो तो आपको
कोड क्वालिटी भी देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें देखने को पड़ती हैं। जब आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखते हो, तब आप चीज़ें सीखते हो। अपने प्रोजेक्ट्स में तो क्या होता है कि यार अच्छा ये ऐसे नहीं बन रहा, तो इस बटन को ऐसे बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ। हम कुछ ना कुछ करके प्रोजेक्ट को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से ही आपको काम करना पड़ता है। और ये तो चलो डेवलपमेंट में मुझे सीखने को मिली, लेकिन ओपन सोर्स से और भी बहुत कुछ सीखने को मिला, एक अलग एक्सपोज़र मिला। और अगर मैं आज भी बताऊँ ना, आज हर हफ्ते 7 से 10 मुझे नए-नए रिक्रूटर्स के मैसेज आते हैं और वो मेंशन करते हैं कि यार अच्छा तुम अमेज़न में काम करो ठीक है, लेकिन जीसॉक में हमने देखा कि यार अच्छा तुमने परफ़ॉर्म कर रखा है, तुम्हारा प्रोजेक्ट बढ़िया है, तो तुम पार्टिसिपेट कर लो। मतलब तुम हमारी हायरिंग में आ जाओ या तुम इंटरव्यू शेड्यूल करा लो या तुम्हें टेस्ट नहीं देना पड़ेगा या तुम सीधा प्रोडक्ट मैनेजर वाले राउंड में बैठ जाओ। ऐसे-ऐसे आते हैं, हर हफ्ते 10 तक ऐसे रिक्रूटर्स के मैसेज आ जाते हैं। लिंक्डइन पे इन मेल्स आ जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा एज मुझे आज भी मिलता है। मैंने जबकि 2019 में जीसॉक किया था, उसके बाद 1 साल मेंटर किया था। तो मतलब अगर जीसॉक कर लो तो यार आपकी वो वैल्यू है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। कोई नहीं पूछता आप कौन से कॉलेज से हो, क्या चीज़ें आपको आती है। हम अज़्यूम कर लेते हैं कि अगर जीसॉक का डेवलपर है तो यार इस बंदे ने काम किया होगा बढ़िया। है ना? अगर मान लो मैं कोई कंपनी स्टार्ट करता हूँ, मुझे बढ़िया डेवलपर्स ढूँढने हैं तो मैं सीधा लिंक्डइन पे जाऊँगा, सर्च करूँगा जीसॉक एंड्रॉइड डेवलपर। मुझे दिखा देगा किस-किस बंदे ने एंड्रॉइड पे जीसॉक में काम किया हुआ है। उनमें से मुझे गारंटीड 90% बंदे बहुत बढ़िया मिल जाएँगे। तो यही चीज़ इंटरव्यूज़ में होती है। इंटरव्यू में अमेज़न के इंटरव्यू में सेकंड इंटरव्यू था मुझे याद है, उन्होंने मेरे उसमें देखा जीसॉक का नाम। तो यूजुअली जो नॉर्मल इंटरव्यूज़ होते हैं वो 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स तक चलते हैं। लेकिन हमने जीसॉक के ऊपर मेरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही 35 मिनट जो 35 मिनट्स थे स्टार्टिंग के उसी के ऊपर इन्वेस्ट कर दिए। वो पूछ रहे थे, मैं आंसर दे रहा था और इंटरेस्ट आ रहा था, उन्हें और इंटरेस्ट आ रहा था, वो पूछ रहे थे और मैं आंसर कर रहा था। और चीज़ें इतनी फ्लो में चलती गई ना कि आगे का राउंड और ज़्यादा आसान हो गया। और जो बार रेज़र राउंड्स होते हैं, वो इस उन चीज़ों में ऐसी इन चीज़ों की बहुत हेल्प मिलती है। रिज़्यूमे को सिलेक्ट करने में जीसॉक की बहुत हेल्प मिलती है। और आजकल अगर हम देखें लो लेवल डिज़ाइन के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, मैं अपना एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मैं जब जीसॉक में काम कर रहा था, तब है ना मुझे कोड रिव्यूज़ करने होते थे। मतलब कोड रिव्यूज़ सबमिट करने होते थे और जो मेरे मेंटर हैं, वो देखते थे कि यार कोड की क्वालिटी कैसी है। तो उस टाइम पे है ना मुझे याद है सेकंड ईयर में मतलब जीसॉक का स्टार्टिंग फेज़ था और उन्होंने मेरे को बोला था कि इसके अंदर है ना यार फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करो। और मैं कह रहा था कि यार ये फैक्ट्री पैटर्न क्या चीज़ होती है? तो फिर उन्होंने बताया कि यार ये डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, तुमने एडाप्टर पैटर्न यूज़ भी कर रखा है और तुम्हें पता भी नहीं है। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा पढ़ा, थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड किया और वो चीज़ मतलब मेरे साथ आज तक रहती है। आज भी अगर मैं लो लेवल डिज़ाइन के इंटरव्यू में बैठूँ तो मुझे रहता है कि क्या ही है, इतना सारा काम कर चुका हूँ मैं लो लेवल के ऊपर। मतलब आराम से मैं सॉलिड प्रिंसिपल्स वगैरह इन सारी चीज़ों को बहुत स्मूथली निकाल लेता हूँ। तो अगर आप आज के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न या किसी भी ऐसी कंपनी में अप्लाई करेंगे, उबर वगैरह पे, वहाँ पे आपके लो लेवल डिज़ाइन या फिर सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यूज़ होते हैं। अगर आपके पास अच्छी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, तो आपको लो लेवल डिज़ाइन आता होगा। जीसॉफ्ट में ऐसा कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया हो, तब भी आपको वो चीज़ आती होगी। तो हम सिस्टम डिज़ाइन अगर हम देखें तो वैसे तो थ्योरेटिकल चीज़ है, लेकिन अगर आपने वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रखी है, तो आपके पास सॉलिड रीज़न्स होते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए कि यार नहीं मैं इसी ही चीज़ को यूज़ करूँगा और ये मेरे पास इसका स्पेसिफिक रीज़न है, आप ऐसे बता सकते हैं। तो ये थी मेरी बेसिक जर्नी कि मैंने क्यों जीसॉक शुरू किया, क्या बेसिक थोड़ा-थोड़ा सा कैसा टाइम रहा मेरा वहाँ पर और इंटरव्यूज़ में अमेज़न में जॉब लेना या बाकी जो इंटरव्यूज़ में कैसी हेल्प मिलती है। क्यों मुझे लोग बाकी लोगों से एक थोड़ा-सा एज प्रेफ़र करते हैं, क्यों मुझे लिंक्डइन पे अलग-अलग लोग अप्रोच करते हैं जॉब के लिए। तो यार जीसॉक ने मतलब मैं कह सकता हूँ एक नॉर्मल टियर 3 कॉलेज स्टूडेंट के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया मेरे लिए वो। और एक जो कॉन्फिडेंस मिला ना जीसॉक करने के बाद, वो मेरे साथ आज भी है। मतलब मुझे याद है मैं इतना अच्छा एंड्रॉइड डेवलपर नहीं था, लेकिन मेरे एफर्ट्स की वजह से मैं सिलेक्ट हो गया था जीसॉक में। तो इनफैक्ट मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं आती थी उसमें, मैं चीज़ें सीखता रहता था। एक टाइम ऐसा था कि यार मैं 20-20 घंटे काम कर रहा था। तो अगर मैं वहाँ पर अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर चुका हूँ ना, तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि क्या क्या ही चीज़ मुझे रोक सकती है। क्या-क्या प्रॉब्लम है, क्या है, नेट पे सर्च कर लूँगा, स्टैक ओवरफ्लो खुद ढूँढ लूँगा। अगर मुझे कोई लाइब्रेरी यूज़ करनी है, वो मेरा काम नहीं कर रही, तो मैं उस लाइब्रेरी को एडिट कर लूँगा। इतने उसके अंदर चेंजेज़ कर लूँगा।
तो ये वाला जो कॉन्फिडेंस रहता है, एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बन जाता है कि यार हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम मिल रही है तो मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं छोटे-छोटे, ये जीसॉक में हेल्प करते हैं। सच बताऊँ, लोग जो हैं जीसॉक को उसके लिए यूज़ करते हैं, स्टाइपेंड के लिए। मैं सच बताऊँ, मैं जीसॉक में मेन जो मोटिवेशन था वो स्टाइपेंड ही था कि भाई 3 महीने काम कर रहे हैं, 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, मज़ा आ गया, ऐसे। लेकिन जब मैंने जीसॉक कंप्लीट किया, जब वो पैसे मेरे हाथ में आए, मैंने कुछ नहीं किया उनका। वो सीधा से एफडी करा दी और उन्हें मैंने आगे यूज़ भी नहीं किया। तो वो मुझे लगता है कि वो एक छोटा-सा पर्क है, लेकिन असली चीज़ वो है जो आप उस टाइम पर सीखते हो और आगे अपनी लाइफ़ में सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करते हो। तो यार ये बेसिक मेरा लाइक सफ़र था जीसॉक का, और मुझे लगता है कि शायद मैंने आपका वो अमेज़न वाला क्वेश्चन भी आंसर कर दिया है यस, इसमें। करेक्ट। सो स्पेशली मैं इसमें ये बात बोलना चाहूंगी, जैसे कि आप बोले हो कि लो लेवल डिजाइनिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप जीसॉक पे काम करोगे तो। एंड अभी के टाइम पे बहुत सारी कंपनियां, जैसे कि मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीरियंस अभी शेयर करी थी कि लो लेवल डिजाइनिंग पूछा गया था। तो इसको दो हुँ, टाइप से लर्न कर सकते हैं। एक तो थ्योरी है, अगर के कोई आप ट्यूटोरियल फॉलो कर लो उससे लर्न करो, लेकिन जब प्रैक्टिकल अप्लाई करते हुए लर्न करते हैं ना, उससे आप एक नेक्स्ट लेवल का कुछ सीखते हो। एंड वो सही तरीका होता है सीखने का। मतलब सही तरीका रियलिटी में वही होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैं डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करी भी थी, लेकिन मैं बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाई थी जहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मैं यूज कर रही हूँ। इस पे भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो यही मैं बोल रही हूँ कि कोई भी चीज को जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो उसका एक अलग ही ज्यादा अलग सा ही वाइब्स आता है, उससे आप अलग से सीखोगे, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और उस टाइप से अगर कोई चीज सीखोगे आप तो ये बहुत ही अच्छी पॉइंट आपने बोले हैं, आप बोले हो। एंड मैं अभी एक बात और पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे कि आप इतना सारा पर्क्स बताए कि जीसॉक में करने के बाद आपको इतनी सारी कंपनी से ऑफर आए, तो हमारे बहुत सारे व्यूअर के मन में अभी ये क्वेश्चन होगा कि जीसॉक में अप्लाई कैसे करना होता है, एंड कैसे कोई पर्सन जीसॉक में सिलेक्ट हो सकेगा या सकेगी। मतलब मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप, अगर कोई आपके सामने कोई एक फ्रेशर जूनियर स्टूडेंट है, तो उसे आप कैसे गाइड करोगे? वैसे हमारे व्यूअर्स को आप गाइड कर दो। ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करता हूँ यार। जीसॉक का मतलब है गूगल समर ऑफ कोड। ये एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉन प्रॉफिट हैं, वो अप्लाई करती है अपने प्रोजेक्ट्स के साथ में। अब हमारा काम क्या होता है, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ कैंडिडेट, बीइंग एन एप्लीकेंट, हमें क्या करना होता है, उन प्रोजेक्ट्स को देखना होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है हमारे हिसाब से। मुझे एंड्रॉयड आती है तो मैं एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट देख सकता हूँ, किसी को सी प्लस प्लस आती है तो सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट्स देख सकता है, किसी को पाइथन आती है, मशीन लर्निंग आती है, वो उसके प्रोजेक्ट्स देख सकता है। और इसका प्रोजेक्ट्स देखने का तरीका बहुत आसान है। आपको सर्च करना है गूगल समर ऑफ कोड आर्काइव्स, वहां पर जाना है, जो फर्स्ट लिंक मिलेगा उसे ओपन करके सर्च आइकन पे सर्च बॉक्स में आपको अपना टेक स्टैक सर्च करना है। सी प्लस प्लस हो गया, कोई लैंग्वेज हो गई, मर्न स्टैक हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया, एंगुलर हो गया, नोड हो गया, जो कुछ भी आपको आता है उसके बेसिस पे वो चीज आपको सर्च करनी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, फिर आपको धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स को देखना है, उनका एम देखना है, प्रोजेक्ट्स करते क्या है। जैसे मान लो मैंने सर्च किया एंड्रॉइड डेवलपमेंट, तो मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे उसके अंदर। अब उसमें से मैं देखूंगा कि मेरे टेक स्टैक के हिसाब से कौन से हैं। मतलब बहुत सारे होंगे फ्लटर यूज कर रहे होंगे, बहुत सारे कॉटलिन, बहुत सारे जावा, कुछ मिक्स होंगे। तो मुझे देखना है कि मुझे क्या आता है। जैसे मान लेते हैं मुझे जावा आती है, तो मैं जावा वाले प्रोजेक्ट्स देखूंगा, तो मैं क्लिक करके देखूंगा कि यार वहां पर वो प्रोजेक्ट करता क्या है। मतलब एंड्रॉइड एक ऐसी चीज है, उसकी मैं एपीके अपने फोन में डाउनलोड करके देख सकता हूँ, इंस्टॉल करके ऐप चला कर देख सकता हूँ, वेबसाइट है उसका लिंक खोल कर मैं देख सकता हूँ कि ये करता क्या है। और अगर हमें कोई प्रोजेक्ट पसंद आता है और उसमें वो टेक स्टैक है नहीं जो चीज हमें आती है, तो हम सीख भी सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मुझे एंड्रॉइड आती थी हल्की हल्की, इतना एडवांस नहीं था मैं। तो मेरा एम ये था कि मैं एंड्रॉइड ऐप्स बना लेता हूँ, इतनी बढ़िया नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जावा के प्रोजेक्ट्स भी देख लेता हूँ, कॉटलिन के भी देख लेता हूँ, और फ्लटर में भी थोड़ा थोड़ा देख लेता हूँ। अगर मुझे मतलब थोड़ा बहुत चांस मिला तो वहां भी ट्राई कर सकता हूँ मैं, इस तरीके से। अब बात करते हैं कि यार बिगिनर्स अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को सिर्फ सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बेसिस पे उन्होंने जीसॉक निकाला है। इनफैक्ट टर्बो सी प्लस प्लस एक लाइब्रेरी है जो कि कॉम्पिटिटिव कोडर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। वो लाइब्रेरी जो है वो ओपन सोर्स्ड है, वो अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आती हैं और उन्हें कोड करना होता है।
तो बहुत सारे लोग सी प्लस प्लस में उसे यूज करते हैं, बहुत सारे लोग जो गूगल की लाइब्रेरीज उन्हें डेवलप करते हैं, पाइथन में कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारी चीजें ओपन सोर्स में, उन सब में। तो यार फाउंडेशन कुछ नहीं है। आप अगर मैं इनफैक्ट अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो ना, तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको अपने प्रोजेक्ट चूज करना है, प्रोजेक्ट चूज करने के बाद अगर देखना है कि वो कैसे कैसे काम करता है, वहां पर उनके है ना चैनल्स होते हैं, IRC चैनल जिन्हें हम बोलते हैं, गिटर हो सकता है, स्लैक हो सकता है, डिस्कॉर्ड हो सकता है उन्होंने अपनी वेबसाइट बना रखी हो। तो उस ऑर्गेनाइजेशन पे आप बात कर सकते हो उन मेंटर से कि यार ये प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, बताओ कैसे करना है। कोई फ्रेश इशू बता दो, बिगिनर फ्रेंडली, कहीं पे टाइपो हो वो ठीक करने का बता दो। जैसे मैं अपना फर्स्ट इशू बताता हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट देखा था, उसके अंदर क्या था, उन्होंने रीडमी में है ना थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, बहुत माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, और मैंने वो जाके ठीक कर दी थी, और वो मेरा फर्स्ट कंट्रीब्यूशन था जो मर्ज हुआ था। तो उसके बाद एक अलग ही बूस्ट मिलता है जब आप अपना फर्स्ट कंट्रीब्यूशन मर्ज कर देते हो। तो वो मर्ज हुआ, उसके बाद तो मैंने मतलब पूरा प्रोजेक्ट खोला, सारा अपना प्रोजेक्ट, उनका जो प्रोजेक्ट था वो अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया, यूज करना शुरू किया, और धीरे धीरे करके इशू सॉल्व करता गया करता गया करता गया। और यार इसमें मैं एक और चीज इंक्लूड करना चाहूंगा। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपके पास अच्छा लाइक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत बड़ा वो है, हेवी सॉफ्टवेयर है, इंटेलिजे बहुत बड़े हेवी सॉफ्टवेयर हैं, ये टाइम लगाते हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा इस चीज में। मतलब ऐसा नहीं है कि यार तुम्हें अपने मम्मी पापा से सबसे पहले वो एकदम गेमिंग पीसी चाहिए तभी तुम कोडिंग करोगे, ऐसा वाला सीन नहीं है। मैं बताता हूँ, मेरे पास एक बहुत जेनेरिक सा लैपटॉप था, i3 प्रोसेसर, और उस पे मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के ऐप्स बिल्ड करता था, लगभग 4 साल मैंने ये चीज की है। तो मतलब इतना मुश्किल नहीं होता। अगर अगर तुम्हारी अंदर विल है कुछ करने की तो तुम कर सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज है। बट तो वही मेन। हाँ एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ, जैसे कि i3 भी चल जाएगा, लेकिन 8 GB रैम होनी कंपल्सरी होती है, मतलब हाँ, रैम रैम तो जरूरी है इस ही। बात पे आप कॉम्प्रोमाइज मत करना, रैम आप अच्छा ले लेना, भले ही आप i3 ले लो। हाँ, तो यस यू कैन मतलब मुझे कंटिन्यू याद है कि चाहते थे। रैम की वजह से मैं काफी स्ट्रगल करता था, तो मैंने क्या किया था, विंडोज से यूबंटू पे शिफ्ट हो गया था, उसका हाँ, रैम मैनेजमेंट बहुत थोड़ा सही ज्यादा रहती है, अच्छा मैं भी था। एंड्रॉइड पे काम करी थी जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, एंड मैं इसीलिए उबंटू में शिफ्ट करी थी, एंड उबंटू में काफी काफी फास्ट चलता है। हाँ 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 हाँ। वापस वापस टॉपिक पे चलते वापिस टॉपिक पे हैं। आते हैं। तो आपको जब प्रोजेक्ट मिल जाएगा अपनी पसंद का, ऐसा नहीं है कि मिल जाए, 2-3 मिल सकते हैं, तो आप उनके ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब इश्यूज देखो, बेसिक इश्यूज यूआई वाले, बहुत छोटे छोटे इश्यूज देखना शुरू कर दो, वहां पे कमेंट करके बता दो कि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, ताकि कोई और उसके ऊपर काम ना करे। फिर इशू आपको इस चीज के लिए, मतलब ओपन सोर्स सीखने के लिए एक चीज होती है गेट, उसे सीखना ही पड़ेगा, उसके बिना आप ओपन सोर्स में नहीं काम कर सकते, उसके बिना आप कंपनीज में काम नहीं कर सकते। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है। तो गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, वो आपको सीखना ही पड़ेगा, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप 7 दिन के अंदर अंदर से मास्टर कर सकते हो। तो उसको गिट को यूज करके आपको अपनी फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट रेज करनी होती है। पुल रिक्वेस्ट यानी कि आपने जो कोड में चेंजेस किए हैं वो आप उन्हें बताते हो कि मैंने ये चेंज किया है, और फिर वो उसे रिव्यू करते हैं। अब रिव्यू वाला पीरियड बहुत अच्छा होता है, स्टार्टिंग में हमें लगता है कि यार ये क्या कोड में ये करने को कह रहा है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ रिव्यू वाली चीज़ से हमें सीखने को मिलता है। मैं आज भी जब भी कंपनी में मेरे कोड रिव्यूज होते हैं, तो उसमें जो जो मेरी गलतियां होती है वो आज भी मैं नोट पैड में कॉपी करता हूँ, ताकि मैं सेम मिस्टेक नेक्स्ट रिव्यू में आगे ना करूँ। तो ये रिव्यू होने के बाद आपका कोड वहाँ पर मर्ज हो जाता है। इसका मतलब आपका कोड मर्ज हो गया तो वो आपका एक सिंगल कंट्रीब्यूशन कहलाता है। ऐसे ही आप जितने ज़्यादा करोगे आपके उतने ज़्यादा चांसेस होते जाते हैं। तो जब आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया, आपने काम कर लिया उसके ऊपर, तब आता है प्रपोजल सबमिट करने का टाइम, यानी कि अप्लाई करने का टाइम। इसमें हमें प्रपोजल बनाना होता है जीसॉक का, उसमें हमने दिखाना होता है कि यार मैंने लास्ट इतने मंथ्स में, इतने डेज में ये कंट्रीब्यूशंस किए हैं, इतना इतना समझा है आपको प्रोजेक्ट को, मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है, और अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं ये करना चाहता हूँ। तो ये वाली प्रपोजल में आपको ये सारी चीज़ें डालनी होती हैं, फिर आप अपना प्रपोजल सबमिट कर देते हो। फिर जो मेंटर्स होते हैं वो देखते हैं कि यार अच्छा इसने काम किया हुआ है, अच्छा ये है, इसने ये सारी चीज़ें की हुई हैं, और उन सब के बाद वो आपको सिलेक्ट या फिर रिजेक्ट करते हैं आपके प्रपोजल के बेसिस पे, यानी कि आपके काम के बेसिस पे। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है आपके इंटरव्यूज लिए जाएंगे या कुछ होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन कभी कभार ले लेती है इंटरव्यूज, लेकिन यहाँ पर आपका काम देखा जाता है,
कोई आपको अपना रिज्यूमे अटैच नहीं करना, कोई कॉलेज का नाम नहीं लिखना, कोई फादर्स ऑक्यूपेशन वगैरह कुछ नहीं लिखना, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कुछ भी नहीं। मतलब कहाँ रहते हो वो ज़रूरी है क्योंकि उसके हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं रहती इसके अंदर। तो ऐसे ही प्रपोज़ल सबमिट करने के बाद आप अगर सिलेक्ट होते हैं, इंडियंस का मैं एक नंबर बताऊँ, इंडियंस अराउंड मोर देन 70% इंडियंस लास्ट ईयर जीसॉक में थे। 2019 में मैंने सबसे ज़्यादा जी-सॉकर्स देखे थे इंडियंस, सबसे ज़्यादा। और पता है एक प्रोबेबिलिटी बताता हूँ मैं, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। अगर आप एक बहुत मेटाफर है एक, मतलब आप इसे मज़ाक में भी ले सकते हैं और सीरियसली भी ले सकते हैं। अगर आप अपना प्रपोज़ल सबमिट करते हैं, तो 1/5 की प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप सिलेक्ट हो जाएँगे। मतलब मान लो अगर आप लूडो खेल रहे हो, तो लूडो में आप 6 आने का इंतज़ार करते हो, जितने में आपका 6 आएगा, उससे ज़्यादा आपके चांसेस है कि आप जी-सॉक में सिलेक्ट हो जाओगे। इतने प्रपोज़ल सबमिट होते हैं और इतने लोग एक्सेप्टेंस रेशियो रहता है। तो लोगों को ये भी नहीं पता रहता। लोग सोचते हैं कि भाई स्टार्ट लाखों लोग करते हैं, लाखों लोग आते हैं, देखते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह, सबमिट करने वाले 5-10 हज़ार लोग होते हैं सिर्फ़, जो अपना डिमोटिवेट हो जाते प्रपोज़ल हैं, सबमिट। मैं हाँ, हाँ। डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें लगता है नहीं सिलेक्ट होगा। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग भी डिमोटिवेट ना हो। या तो मैं भी बिगिनर ही था जब मैंने शुरू किया। मैंने लेकिन यार अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे डाले थे। कॉलेज से आके मैं पूरा टाइम देता था। कॉलेज में भी कोई लैब में टाइम मिल गया तो वहीं उन्हीं के कंप्यूटर खोला, वहीं पर ही देखा क्या चल रहा है प्रोजेक्ट में, क्या इश्यूज़ हैं, ऐसे टाइम इन्वेस्ट किया करता था मैं। सिलेक्ट होने के बाद आपका एक टाइम होता है कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड, 15 डेज़ से 30 डेज़ का होता है। उसमें आप अपने मेंटर्स के साथ गेम खेलते हो, बातचीत करते हो, अपना प्लान एग्जीक्यूशन देखते हो कि अच्छा मैं ये करने वाला हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं आती तो थोड़ा हेल्प कर दो, कहाँ से सीखूँ? ये चीज़ें सीख लेते हो। फिर उसके बाद आपका कोडिंग पीरियड चलता है 3 महीने का, जिसमें आपको कोड करना होता है। इस साल से 2 टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट्स और एक बिग एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट्स। स्मॉल प्रोजेक्ट्स में आपका स्टाइपेंड होता है $1500 और बिग प्रोजेक्ट्स में आपका स्टाइपेंड होता है $3000, जो कि 2.1 लाख के आस-पास कुछ होगा। तो इनके हिसाब से टाइमलाइन वेरी करती है। इसमें आपका एक बेसिक इवैल्यूएशन होता है, मेंटर्स देखते हैं कि यार बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, या गायब हो गया या ऐसे वो वाली चीज़ें। थोड़ा बहुत इवैल्यूएशन होता है लेकिन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, मैक्सिमम लोग क्रॉस कर लेते हैं उसको। उसके बाद आप जीसॉक कंप्लीट कर लेते हो, उसके एलुमनाई बन जाते हो, ऑर्गेनाइज़ेशन के मेंबर बन जाते हो। नेक्स्ट ईयर आप मेंटर कर सकते हो और वो सारे गेट्स खुल जाते हैं, वो सारे पाथ्स खुल जाते हैं जो आपके पास पहले से नहीं थे। तो ये होती है पूरी स्टार्टिंग टू एंड, अप्लाई करना, सिलेक्ट होना, कोड करना और एंड में सर्टिफिकेट लेना। सो लाइक आप लोग सबको पता चल गया होगा कि कितना अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। एंड मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, अभी मैं रिसेंटली एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें कि मुझे पता चला था कि जी शॉक में अब जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो स्टूडेंट नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे ज्यादा हेल्प तो स्टूडेंट को ही होगा, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल तो ऑलरेडी उस टाइप के काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो फिर भी आप जी शॉक पे अप्लाई कर सकते हो। सो ये रियली बहुत अच्छी है न्यूज मुझे लगा, क्योंकि मैं भी अब अप्लाई करूंगी। या एंड मैं चाहती हूँ ना, मैं जब ये कॉलेज में थी तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, इसलिए मैं कॉलेज में नहीं अप्लाई कर पाई थी। जब मैं फर्स्ट टाइम मुकुल से मिली थी, जो मैं 7th सेमेस्टर में थी तब मैं मिली थी, तब मुझे पता चला कि अच्छा हाँ ये सब भी कुछ कर सकते हैं, ये सब भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप सबको पता चले कि जीसॉक भी इक्वली इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू लाइक जीसॉक में इक्वली कम लाइक इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ऑफ कोर्स डीए से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये करोगे तो आपका डेवलपमेंट काफी अच्छा हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स डेवलपमेंट अच्छा होगा तो आपको लाइफ लॉन्ग इसकी बेनिफिट मिलेगी, नॉट ओनली फॉर इंटरव्यू। Yeah, so that's all about this video. I think I've asked all the question. So thank you Mukul, for accepting my invitation.